प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी एक अलग पहचान छोड़ता है। उसके साथ अगर बात कही जाए तो जो राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय है उसकी भी एक अलग पहचान है। उसने कई देश और प्रदेश को कई बड़े नेता और बड़े चेहरे देश प्रदेश को दिए हैं। उसी में हम बात करें इस बार के 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की, तो उसमें गौरव ओझा जी का चयन हुआ, जो आज मेरे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश से गौरव ओझा का नमस्कार। सबसे पहले पैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि विकास और विरासत से जुड़े हमने जितने सुझाव दिए हैं, भारत सरकार बड़ी मजबूती से ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। आवश्यकता यह है कि हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पहचानें, हम विरासत से विकास का रास्ता ढूंढें। गौरव जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव जो था, सबसे बड़ा उत्सव इस बार का माना जा रहा था, उसमें आपका चयन हुआ और आपके विचारों को देश के प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया। तो उसमें आपका कैसा अनुभव रहा, कैसा लग रहा है, उसको साझा करें हमारे जनता के सामने, जो देश की जनता आपको देख रही है। ईशांक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया। ईशांक जी, जहाँ तक अनुभव की बात है या फिर कैसा लगा इसकी बात है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम और आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हम सब के पास कहानियाँ हैं, हम सब के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे भी कुछ कहना है, आपको भी कुछ कहना है, और इत्तेफाक से हम एक ऐसे दौर में हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। जब हमें कोई नहीं सुनता तो हम सोशल मीडिया से अपनी बात रखते हैं। एक ऐसे दौर में जब आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है, लोग सोशल मीडिया पे भी आपको सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे दौर में अगर इस देश का सबसे व्यस्ततम शेड्यूल वाला आदमी अपने शेड्यूल का एक पूरा दिन निकाल के आपकी बातों को सुनता है, और आपने कुछ अचीव नहीं किया है, आप जस्ट एक छात्र हैं, गाँव से, छोटे छोटे गाँव और शहरों से निकले हुए छात्र हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं अगर आपके साथ पूरा दिन बिताते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपके विचारों को वो अपने तरीके से कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये संजोग बिल्कुल वैसा ही है जैसे राम और सबरी का मिलने का संजोग था, और सबरी का परोसा बेर राम खाते हैं, तो ये अनुभव बिल्कुल वैसा ही था। अच्छा, ठीक है, जैसा आपने बताया उसमें मैं समझ आया। ठीक है, मान लेते हैं कि युवा महोत्सव सबसे बड़ा होता है। मान लीजिए देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत है। अगर कोई युवा चाहता है कि वो भी आपकी तरह वो ऊंचाइयां पाए और आपकी तरह उस उत्सव का हिस्सा बने, तो उसको किस चुनौती या किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? चुनौती और प्रक्रिया से पहले ईशांक जी मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे याद आता है 2019 में मैं राष्ट्रीय युवा संसद का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा था। नई दिल्ली में ये आयोजन हो रहा था विज्ञान भवन में। प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, ये वो छात्र हैं जो अपने सिलेबस से थोड़ा हट के सोचते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि पहले तो हम जैसे युवाओं को अपने सिलेबस से थोड़ा सा हट के सोचने की आवश्यकता है, अपने आसपास की चीज़ों को और अपनी आँखों को खुली रखने का ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार जो है इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दे रही है, जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की जहाँ तक बात है, तो आप माई गॉव या माई युवा भारत पोर्टल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जब नोटिफिकेशन आती है तो चरणबद्ध तरीके से चयन प्रक्रिया चलती है। पहले आप ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर, फिर जनपद स्तर के बाद राज्य स्तर, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर आपको जाना होता है। और इसमें बहुत सारी चयन प्रक्रिया है, कहीं भाषण के माध्यम से, कहीं निबंध लेखन के माध्यम से, क्विज कंपटीशन के माध्यम से आप वहाँ तक जा सकते हैं। कहा जाए आपने ऐसा मुकाम हासिल किया, अभी और भी मुकाम हासिल करेंगे। आपका मैं दिन प्रतिदिन देखता हूँ, आपकी जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया पर, बहुत अच्छे एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उस अनुसार अगर आपके अनुसार अगर बात कही जाए तो देश या प्रदेश के जो युवा हैं उनको किन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ईशांक जी, मैं खुद भी युवा हूँ, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आज के युवाओं को सबसे अधिक आवश्यकता है कि मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ करें। मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक स्पिरिचुअल थॉट्स जो मैं कभी एसआरके को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक स्पिरिचुअल थॉट आप अपने अंदर रखिए कि दिस यूनिवर्स शुड बी बेटर, दिस नेशन शुड बी बेटर बिकॉज वी लिव इन इट। अगर प्रकृति ने हमें जन्म यहाँ दिया है, तो ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे खूबसूरत बनाएं। आपकी जो चीज़ें हैं, सोचने की क्षमता है, उसको देखकर एक सवाल और उठता है कि आपने अपने जीवन में किसको आदर्श माना और क्यों माना? देखिए ईशांक जी, ये आपने सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा है, लेकिन इसका जवाब बहुत सब्जेक्टिव है। मेरे लिए तो हर वो इंसान आदर्श है मेरा, जो गांव की पगडंडियों से निकलकर
शहर तक आया और शहर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना पहचान गढ़ा, अपने ज्ञान का, अपने कौशल का लोहा मनवाया। बहुत अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग मेरे आइडल रहे हैं। अगर मैं लीडरशिप स्किल की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी मेरे सबसे बड़े आइडल हैं। अगर पर्सनालिटी की मैं बात करूं तो मुझे एस जयशंकर बहुत प्रभावित करते हैं। भाषा शैली, साहित्य प्रेम की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर कुमार और सौरभ द्विवेदी को मैं बहुत पसंद करता हूं, जो आपके जगत से आते हैं। और इन सब से इतर अगर आप फिर भी मुझे एक ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि अगर आप एक चुनो तो महाभारत का एक बड़ा किरदार है, लोग उन्हें कन्हैया कहते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो अपने जीवन के अलग अलग चरणों में उन्होंने हम सबको प्रेरित किया, मोटिवेट किया और आज भी प्रेरित करते आ रहे हैं कि कैसे अपने अलग अलग जीवन के चरणों में हम पॉजिटिविटी समाज में फैला सकते हैं, दिशा समाज को दे सकते हैं और बिना हार माने हम कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। एक छोटा सा सवाल कि शोध की अगर बात आती है तो शोध के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? कोई विद्यार्थी है, यदि कोई स्टूडेंट है, तो शोध करने से पहले उसको कौन कौन से चरण से गुजरना पड़ता है? शोध के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, ग्रेजुएशन में हमारे सब्जेक्ट्स कई होते हैं, लेकिन मास्टर्स में आके वो सब्जेक्ट एक हो जाता है। और जब एक सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करते हैं तो मास्टर करते करते धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के अंदर भी आपकी रुचि पैदा हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। मेरी रुचि, मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे मीडिया हमेशा से प्रभावित करता रहा है। फिर मैं मीडिया स्टडीज़ में और कुछ रिसर्च गैप्स ढूंढना शुरू किया कि क्या कमी है मीडिया में। फिर वहाँ से जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो तब बहुत ज़्यादा पता तो नहीं था, लेकिन यूजीसी नेट का परीक्षा सब लोग दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया और इत्तेफाक से मेरा JRF क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद मैं शोध के क्षेत्र में आया, मीडिया स्टडीज़ में अभी मैं शोध करने जा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ कोर्स वर्क, मेरा बस एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद मैं फुल टाइम अपना रिसर्च वर्क कर सकता हूं। अगर कोई भी चाहता है रिसर्च के फील्ड में आना तो सबसे पहले वो मास्टर्स अपना बहुत अच्छे से करे, अपना एक रुचि पैदा करे किसी एक ख़ास एरिया में और फिर उसको लेके वो आगे कदम बढ़ा सकता है अपना रिसर्च के एरिया में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ गौरव ओझा जी मौजूद थे, जिन्होंने हर एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। बात करें शोध का भी, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने उसका भी उत्तर अच्छे से दिया। तो बात कही जाए जिस तरीके से ये 28 में जो उत्सव था, युवा उत्सव था, उसमें जिस तरीके से भाग लिया और उनके जो विचार थे उसके सामने, जो देश के प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत की गए, बड़े गौरव की बात है कि विश्वविद्यालय ने अपने हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। और विश्वविद्यालय की नहीं, इसमें अपनी भी एक क्षमता होती है, उस क्षमता का अच्छे से जो प्रभाव है वो हमारे देश के युवा लगातार छोड़ते नजर आ रहे हैं। अगले एपिसोड, ऐसे ही अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.